सो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी को हमारा यूनियन बजट पेश कर दिया एंड इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि इस बजट में हमें क्या मिला है एंड इसकी क्या क्या हाइलाइट्स है। उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि बजट एक्चुअली होता क्या है। तो जस्ट लाइक किसी भी कंपनी की अगर हमें फाइनेंशियल पोजीशन जाननी होती है तो हम उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। उसी तरह से हमारे देश का भी एक पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है कि वो कंपनी कैसे चल रही है, कितना कमा रही है, ये सारी चीज़ें। एंड सेम उसी तरह से हमारे देश का भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है जिसे हम यूनियन बजट बोलते हैं, जिसमें सारी चीज़ें होती है। हमारे देश में कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च हुआ और कितना पैसा बचा। जैसे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, यानी कि जिससे पता चलता है कंपनी के अंदर कंपनी ने कितना पैसा कमाया। 3 मेजर चीज़ होती है, पहले कंपनी ने कितना पैसा कमाया, कितना खर्च किया, और तीसरा कि कितना उसको प्रॉफिट हुआ या कितना उसको लॉस हुआ। सेम उसी तरह से हमारे यूनियन बजट में भी यही चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस टर्म्स का यूज़ होने के बजाय सरप्लस और डेफिसिट टर्म्स का यूज़ होता है। सरप्लस यानी कि अगर जब भी देश की इनकम उसके एक्सपेंसेस से ज़्यादा होती है, मतलब वहाँ पे सरप्लस है, और अगर इनकम एक्सपेंसेस से कम है तो वहाँ पर डेफिसिट। यानी आप सिंपल से इतना समझ लो कि प्रॉफिट के अगर सिचुएशन है तो वो सरप्लस है और लॉस को हम बोलते हैं डेफिसिट। सो हमें 2021-22 की इनकम एक्सपेक्टेड है 25 लाख करोड़ एंड हमारे एक्सपेंसेस है 41 लाख करोड़। यानी ये वही बात हो गई, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। एंड इस केस के अंदर हमारा 16 लाख करोड़ का सरप्लस हुआ है, डेफिसिट, चूँकि हमारी इनकम कम है 25 लाख करोड़ है और एक्सपेंसेस 41 लाख करोड़ है एक्सपेक्टेड। मतलब इस केस में हमारे 16 लाख करोड़ का जो डिफरेंस है वो है डेफिसिट, यानी कि यहाँ पे हमारा लॉस है, यानी हम डेफिसिट में अभी चल रहा है हमारा देश, विच इज़ इम्प्रूव, जो कि इम्प्रूव हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में, यानी कि गवर्नमेंट को पैसा कमाना आता है। नाउ जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें 3 चीज़ों के बारे में पता चलता है। पहला कंपनी ने कैसे पैसे कमाए, दूसरा कंपनी ने कहाँ खर्च किया, और तीसरा कंपनी का कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारा गवर्नमेंट पैसा कमाती कहाँ से, सरकार पैसा कमाती कहाँ से है। तो मेनली 2 तरीके हैं जिनसे गवर्नमेंट पैसा कमाती है, पहला डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो कि मुझसे डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है, लाइक इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ये सारे, यानी कि जो डायरेक्टली जो कंज्यूमर है उससे डायरेक्टली जो टैक्स लिया जाता है वो होता है डायरेक्ट टैक्स। यानी इसके अंदर आता है हमारे इनकम टैक्स आपका, प्रॉपर्टी टैक्स आपका, जो असेट्स के ऊपर जो टैक्स लगता है वो टैक्स, रियल एस्टेट में जो टैक्स आपका लगता है वो सारे डायरेक्ट टैक्सेस। तो एक तो यहाँ से हमारी गवर्नमेंट अर्न करती है एंड दूसरा आता है इनडायरेक्ट टैक्स विच इज़ बेसिकली जीएसटी। यानी इनडायरेक्ट टैक्स यानी जो मुझसे इनडायरेक्टली लिया जाता है, यानी डायरेक्ट गवर्नमेंट आकर नहीं लेती, किसी एक थर्ड पार्टी के थ्रू वो टैक्स वहाँ पर जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदा, फॉर एग्जांपल पीछे आप ये बुक देख रहे हो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफ़ी अच्छी बुक है, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा इसको अगर परचेस करना हो तो। चलो उसके बाद छोड़ दो, इट इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। सो मैंने ये बुक फॉर एग्जांपल खरीदी। अब इसका अंदर ऊपर अगर मान लो गवर्नमेंट मुझसे डायरेक्ट टैक्स नहीं लेगी, लेकिन इसके ऊपर जीएसटी, फॉर एग्जांपल जीएसटी इसके ऊपर लगा हुआ है, तो वो जो जीएसटी है वो मैं पे करूँगा किसको, जो बुक का सेलर है, जो जिससे मैंने बुक को परचेस किया है उसको मैं ये जीएसटी दूंगा एंड फिर वो टैक्स जाएगा गवर्नमेंट के पास। तो इस तरह से टैक्स तो लगा, टैक्स गवर्नमेंट के पास तो गया, बट मैंने डायरेक्टली पे नहीं किया। फॉर एग्जांपल मैंने लैपटॉप खरीदा हुआ, इस लैपटॉप के ऊपर टैक्स है, जीएसटी लगा हुआ है, कोई भी टैक्स लगा हुआ है, मैंने सेलर से ख़रीदा उसको पैसा दिया टैक्स का एंड वो टैक्स जाएगा गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट ने डायरेक्टली मुझसे ना लेते हुए जिससे मैंने ख़रीदा है उससे लिया, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसके अंदर आपका आता है जीएसटी, जैसे कस्टम ड्यूटी है, टीडीएस है, ये सारे टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से मेनली 2 तरीके होते हैं जिनसे गवर्नमेंट अर्न करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो अपनी डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि कई कंपनीज ऐसी होती है जिनके अंदर गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया होता है, तो उससे गवर्नमेंट अपना पैसा निकालती है, उससे डिसइन्वेस्टमेंट हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एयर इंडिया के अंदर गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ था, तो गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को बेच के वहाँ से अपना पैसा निकाला, विच इज़ कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये तो हो गई बात कि गवर्नमेंट पैसा कमाती कहाँ से। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे कि गवर्नमेंट पैसा खर्च कहाँ पे करती है, गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ होता है। तो मेनली 3 खर्च होते हैं। पहला होता है कैपेक्स, फिर आता है पीएलआई यानी दैट इज़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, तीनों को मैं डिटेल में समझाऊंगा अभी, एंड तीसरा होता है सब्सिडीज़।
सबसे पहले बात करते हैं कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी जो आपका रोड्स का कंस्ट्रक्शन, रेलवेज बनते हैं, डैम्स बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली जिसे हम बोल सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में कॉस्ट की जाती है, कोई फ्री में तो करता नहीं है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट पैसा देती है, वो कैपेक्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो गवर्नमेंट का एक तो खर्चा वहाँ होता है, दूसरा प्रोडक्शन PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव होता है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि स्टील का प्रोडक्शन बढ़ाए, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि वो खुद एक नया प्लांट लगाए, उसके अंदर नई मशीनरी डाले, नए इन्वेस्टमेंट करे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट किसी भी एक स्टील मैन्युफैक्चरर कंपनी से, फॉर एग्जांपल फॉर सपोज हम टाटा स्टील को ले लेते हैं, उनसे कहती है कि आपका इतना प्रोडक्शन आप कर रहे हो, इसके इस लिमिट के ऊपर अगर आप प्रोडक्शन करोगे स्टील का तो हम आपको इंसेंटिव देंगे, आपको इंसेंटिवाइज इसके ऊपर करेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का पैसा जाता है, यहाँ पे गवर्नमेंट को प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाता है, जो उसका टारगेट है वो भी पूरा हो जाता है, और नई फैक्ट्री, नए इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट को नहीं करना पड़ता है। और तीसरा जाता है सब्सिडीज़ के ऊपर, यानी कि जो कुछ सपोर्ट करने के लिए सब्सिडीज़ देते हैं, गैस सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी, कोविड में भी कई सब्सिडीज़ दी, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करते हो तो उसके ऊपर। तो इस तरह सब्सिडीज़ में तो ये 3 तरीके जहाँ पर गवर्नमेंट अपना पैसा स्पेंड करती है, जो कि गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस में आता है। नाउ लेट्स डिस्कस सम टॉप हाइलाइट्स ऑफ बजट 2022। तो इसके अंदर सबसे पहले हम समझते हैं किस सेक्टर को कितना एलोटमेंट दिया गया है, यानी कितना पैसा एलोकेट किया गया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो इसके अंदर पिछले फाइनेंशियल ईयर का भी मैं आपको दिखाऊंगा। 2021 के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर था 1,48,301 करोड़ का, जिसे इस ईयर बढ़ा के कर दिया है 1,51,521 करोड़। इसके बाद एजुकेशन सेक्टर के अंदर पिछले फाइनेंशियल ईयर में था 93,224 करोड़, जिसे इस साल बढ़ाकर कर दिया है 1,04,278 करोड़, विच इज़ अ गुड थिंग। उसके बाद हेल्थ के अंदर पिछले फाइनेंशियल ईयर में था 76,602 करोड़, जबकि जिसे बढ़ा के इस साल कर दिया गया है 86,606 करोड़, यानी 10,000 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर इंक्रीजमेंट किया गया है। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके डेवलपमेंट के लिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में था 1,94,633 करोड़ रुपीस, जिसे इस फाइनेंशियल ईयर में बढ़ा के कर दिया है 2,06,293, यानी 2,06,293 करोड़ रुपीस। उसके बाद फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ के अंदर पिछले फाइनेंशियल ईयर में था 79,530 करोड़, जिसे इस फाइनेंशियल ईयर में कर दिया है 1,05,222 करोड़। फूड सब्सिडी के अंदर पिछले फाइनेंशियल ईयर में था 2,42,836 करोड़, यानी 2,42,836 करोड़, जिसे इस ईयर घटा दिया है, रिड्यूस कर दिया है और डिक्रीज़ करके इस फाइनेंशियल ईयर में कर दिया गया 2,06,831 करोड़, यानी 2,06,831 करोड़। तो ये तो गई कि किस सेक्टर को कितना एलोकेट किया गया है पैसे। इसके बाद इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 9.2% एस्टिमेट की गई है 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में, विच इज़ 8 to 8.6% अप्रोक्सीमेटली प्रेजेंटली। एंड हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहना है कि ये जो बजट है ये ब्लूप्रिंट है नेक्स्ट 25 ईयर्स का, यानी 75 से तो 100 जब ईयर्स हो जाएंगे इंडिया की इंडिपेंडेंस को, तब तक का ये पूरा ब्लूप्रिंट है। ये 2022 का जो बजट आया, 2022-23 का जो बजट आया है वो। एंड LIC का भी इस ईयर IPO आ जाएगा, ये ऐसा बोला जा रहा है कि मार्च तक शायद LIC का IPO आ सकता है। फिर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम को चालू किया जाएगा, विच इज़ बेसिकली क्लस्टर मैन्युफैक्चरिंग। है क्या होती है थोड़ी समझा देता हूँ मैं आपको कि जैसे चाइना के अंदर 100 से ज़्यादा ऐसी सिटीज़ है जहाँ पे ये चीज़ चल रही है, यानी कि एक सिटी के अंदर केवल क्लोथ्स बनेंगे, एक सिटी में केवल फुटवेयर्स, एक सिटी में केवल टॉयज़, इस तरह से। तो यानी वो एक जो पर्टिकुलर सिटी है वहाँ पे जितने भी बिजनेसमैन या जो भी आएंगे वो केवल उसी चीज़ को प्रोडक्शन वहाँ पे करेंगे। तो इस टाइप से वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को भी ज़्यादा पॉपुलराइज किया जाएगा, विच विल हेल्प, जो कि हेल्प करेगा जो लोकल बिजनेसेस है और जो लोकल प्रोडक्ट्स है उनको उनके डेवलपमेंट में, लोकल इकोनॉमी का से एक रीजन को एक अलग आइडेंटिटी भी मिलेगी। इसके बाद 400 नई वंदे भारत ट्रेन्स को जनरेट किया जाएगा, यानी बनाया जाएगा। तो इसके अंदर अगर ये वंदे भारत ट्रेन्स वो ट्रेन्स होती है जो कि पूरी तरह से मेड इन इंडिया होती है, इनके अंदर सारा रॉ मटेरियल, इनकी मैन्युफैक्चरिंग सब इंडिया में ही होता है
तो इससे अगर ये 400 नई ट्रेन्स बनेंगी, मतलब कि इंडियन जो स्टील इसके अंदर स्टील का ज़्यादा यूज़ होगा, तो इससे जो इंडियन स्टील कंपनीज जो है उनके स्टॉक्स में हो सकता है कि ग्रोथ आए, उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, सारी चीज़ें। तो आप भी स्टील कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा रिटर्न्स कमा सकते हो। इसके बाद जो वाइंडिंग अप यानी जो बिजनेस डिस्क्लोजर की जो फॉर्मेलिटीज़ है, यानी अगर किसी भी कॉर्पोरेट किसी भी कंपनी को बंद करना है तो उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ है उनको कट डाउन किया जाएगा, जो कि करंटली 2 साल है, यानी 2 साल लगते हैं किसी भी बिज़नेस के डिस्क्लोजर में, उसे अब 6 मंथ्स यानी 6 महीने किया जाएगा। फिर वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन को भी एस्टेब्लिश करेगी गवर्नमेंट, जिससे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो फैसिलिटेट होगा, वो अच्छे से ग्रो करेगा, विच इज़ ए गुड थिंग। उसके बाद 1 क्लास 1 टीवी प्रोग्राम जो चल रहा है, पीएमई विद्या प्रोग्राम का जो 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम, इसके अंदर इसको एक्सपैंड किया जाएगा। 12 चैनल्स करंटली इसके चल रहे हैं, जिसे 200 चैनल्स तक लेकर के जाया जाएगा। ये बेसिकली वो प्रोग्राम होता है जिसके अंदर टीवी पर सिखाया जाता है, एजुकेशन दी जाती है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, ताकि जो स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा पाते वो घर, और जिनके पास इंटरनेट वगैरह नहीं है, वो टीवी पर ही इस चीज़ को सीख सकते हैं। तो इसका करंटली 12 चैनल्स है, उसे 200 चैनल्स इस ईयर करने का जो है टारगेट है। फिर एक सेंट्रल डिजिटल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश होगी हब एंड स्पोक मॉडल के ऊपर, और जिससे कि जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा पाते, वो जो घर पर रह के करना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं डिजिटल यूनिवर्सिटी से। फिर 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होगा इस ईयर, और 2023 तक 5G इंडिया के अंदर रोल आउट हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से इसकी अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में अभी 4G की स्पीड को हम कवर नहीं कर पा रहे, और 5G लाना अभी सूटेबल नहीं है। 4G अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसके बाद जितने भी पोस्ट ऑफिस अराउंड 75 लाख, उन सभी को कोर बैंकिंग सिस्टम से इंटीग्रेट किया जाएगा, यानी अब बैंकिंग का काम पोस्ट ऑफिस से भी हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस कर रही है, और गवर्नमेंट एम है कि 2030 तक जो भी 4 व्हीलर्स की सेल हो 2030 तक, उसमें से 30% सेल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हो। एंड इसके अंदर सबसे मेजर प्रॉब्लम चैलेंज आ रहा है इनकी चार्जिंग के अंदर, चूँकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज होने में बहुत टाइम लगता है चार्जिंग स्टेशन पे। तो इसके लिए गवर्नमेंट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लेकर के आएगी, जिसके अंदर एक बैटरी ऑलरेडी रखी हुई होगी, किसी भी चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज बैटरीज होंगी, आपको अपनी गाड़ी लेके जाना है, गाड़ी में एक स्वैपिंग बैटरी की भी जगह होगी, तो वहाँ से आपको पेमेंट करके वो बैटरी आप रख के और उससे चला सकते हो, और आपकी मेन बैटरी गाड़ी की उससे चार्ज होती रहेगी। उसके बाद डायमंड के ऊपर कस्टम ड्यूटी रिड्यूस करके 5% हो गई। उसके बाद PPP मॉडल यानी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, उसको ज़्यादा प्रमोट करेगी गवर्नमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा प्रमोट करेगी, तो हो सकता है इससे जो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ और जो केमिकल कंपनीज़ हैं उनके स्टॉक्स के अंदर गिरावट भी आ सकती है। उसके बाद ज़्यादा फोकस होगा डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर, और ई-पासपोर्ट जैसी सर्विसेज भी गवर्नमेंट इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर लेकर आएगी। डिजिटल इकोनॉमी को बनाने पर इंडिया में ज़्यादा फोकस होगा। उसके बाद सबसे मेन चीज़, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% टैक्स गवर्नमेंट लगाएगी, और अगर आप क्रिप्टो करेंसी किसी को गिफ्ट भी करते हो तो वहाँ पे जो गिफ्ट का रिसीवर यानी जिसको आप गिफ्ट कर रहे हो उसको टैक्स देना होगा, और 30% टैक्स क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लगेगा। अब ऐसा है, अब इसके अंदर कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्रिप्टो करेंसी क्या लीगल हो गई है, टैक्स लग रहा है, तो कि अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है इसका मतलब वो लीगल हो गए, बट गवर्नमेंट ने बजट में बोला नहीं है कि लीगल हो गए, तो यहाँ पे एक ये बात भी आ जाती है कि क्या ये इलीगल है। सो यह भी कन्फ्यूजन है, अभी लीगल भी नहीं है और इलीगल भी नहीं है, चूँकि अगर गवर्नमेंट ने बोला नहीं है कि लीगल है मतलब इलीगल है, तो इलीगल चीज़ पर गवर्नमेंट टैक्स कैसे लगा सकती है। तो अभी कुछ इसका फिक्स नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी लीगल होगी या इलीगल होगी, लेकिन एक चीज़ कंफर्म हो गया है कि क्रिप्टो करेंसी बैन तो नहीं होगी, क्योंकि इसी बजट में एक बात और बोली गई है कि RBI भी अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लेकर आएगा, अपना डिजिटल रूपी लेकर आएगा ब्लॉकचेन बेस्ड। तो इससे जो क्रिप्टो करेंसी बैन तो नहीं होगी, जो बैन होने की पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है क्रिप्टो करेंसी की इंडिया के अंदर, यानी बैन तो नहीं होगी, बट ये लीगल है या इलीगल है वो अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। उसके बाद 1% TDS भी लगाया जाएगा, जो भी वर्चुअल एसेट्स डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफ़र के ऊपर 1% TDS भी लगेगा। इसी के साथ वर्चुअल एसेट्स की जो टैक्सेशन है उसके लिए एक नई स्कीम भी लॉन्च की जाएगी, एक नई स्कीम आएगी वर्चुअल एसेट्स के टैक्सेशन के लिए। उसके बाद स्टार्टअप का जो करंटली जो चल रहा था कि स्टार्टअप्स को टैक्स में छूट मिलती थी 3 साल तक, यानी 3 साल पूरा स्टार्टअप हो जाता है, उसके बाद चौथे साल से स्टार्टअप को टैक्स देना होता था, जिसे बढ़ा के अब 4 ईयर्स यानी 4 साल कर दिया, 5वें साल से स्टार्टअप को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कॉमन पीपल आम आदमी के लिए टैक्स जो स्लैब्स है टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी चेंजेस इस बजट में नहीं हुआ है,
कॉर्पोरेट सरचार्ज को रिड्यूस कर दिया है 12% से 7%, और इमिटेशन ज्वेलरी जो है उसके इंपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज़ कर दिया, बढ़ा दिया है। और जो इस ईयर का जो रिकॉर्ड कलेक्शन रहा जीएसटी का वो 1,40,986 यानी 1,40,986 करोड़ का रहा है, जो कि अभी तक जब से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है इंडिया से तब से लेकर अब तक का सबसे हाईएस्ट है। मतलब कोविड होने के बाद भी हमने टैक्स पे किया है, जीएसटी पे करी है। सो ये थी कुछ हाइलाइट्स बजट 2022 की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना, और शॉर्ट्स डेली डाल रहा हूँ मैं, शॉर्ट्स डेली आ रही है, उसका यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता तो आप डेली चैनल पर आके चेक कर लिया करो शॉर्ट्स को। एंड और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए नीचे कमेंट में बताना, आपके क्या ओपिनियंस है इस बजट के ऊपर वो भी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बर्निंग प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।